चौथी मंजिल पर चढ़ते हुए नए जूते के कसाव से पैर की उंगलियों में दर्द होने लगा था। लेकिन नंदिनी का सुगठित सौंदर्य अमर को चुंबक के समान ऊपर की ओर खींच रहा था। रास्ते में बस खराब हो गई थी, इस कारण आने में देर हो गई। अमर ने एक बार फिर अपनी घड़ी देखी। रात की 9 बज चुके हैं। राशि और अदिति सो गई होंगी। कमरे का सूना सन्नाटा हाथ उचका उचका कर आमंत्रित कर रहा था। उंगली की टीस ने याद दिलाया कि जब वे इस भवन में घर देखने आए थे तो नीचे वाला घर भी खाली था। लेकिन नंदिनी ने कहा था कि अकेली औरत को बच्चों के साथ नीचे रहना सुरक्षित नहीं। इसी कारण वह चौथे मंजिल पर शिफ्ट हो गई थी। बंद दरवाजे के पीछे से आने वाले किसी पुरुष की आवाज ने अमर को चौंका दिया था। वह गलत दरवाजे पर तो नहीं आ गया? अपने अगल बगल के दरवाजे को दोबारा उसने देखा। उसने अपने को आश्वस्त किया और दरवाजे पर धक्का दिया। हल्के धक्के से ही दरवाजा पूरी तरह खुल गया। भीतर से चिटकनी नहीं लगी थी। लाइट के हल्के प्रकाश में सोफे पर बैठे अपरिचित युवक के कंधों पर झूलती राशि और अदिति और सामने बैठी नंदिनी के प्रफुल्लित चेहरे को देखकर वह गुस्से से तिलमिला गया था। वह तो वहाँ पत्नी और बच्चों की याद में तड़पता रहता है और यहाँ हंसी मजाक चल रही है, वो भी किसी गैर पुरुष के साथ। उसे आया देखकर नंदिनी अचकचाकर उठ खड़ी हुई। अरे आप! बेटियां भी पापा पापा कहकर उसके पैरों से लिपट गई। पल भर को उसके घायल मन पर शीतल लेप लग गया। अपरिचित पुरुष उठ खड़ा हुआ था। अब मैं चलता हूँ। वाह, मैं आया और आप चल दिए। अमर की आवाज में व्यंग्य था। ये पवन जी हैं, मेरे स्कूल में टीचर हैं। नंदिनी ने परिचय करवाया। आज नंदिनी जी स्कूल नहीं आई थी ना, वहाँ पता चला कि अदिति की तबीयत खराब है, उसी को देखने चला आया था। पवन ने बिना पूछे ही अपनी सफाई दे डाली। क्या हो गया अदिति को? अमर परेशान हो गए थे। कुछ ज़्यादा नहीं, सर्दी खांसी कई दिनों से है। सोचा आज छुट्टी ले लूं तो उसे भी आराम मिलेगा और मुझे भी राहत मिलेगी। अमर का मन बुझता जा रहा था। वो चाहता था कि नंदिनी अपनी छुट्टियों का एक एक दिन उसके लिए बचा कर रखे। यह बात नंदिनी से छिपी नहीं है। ना जाने कितनी बार कितनी तरह से वह उसे बता चुका है, फिर भी। और बीमार तो कोई है नहीं। अनमने पन से कुर्सी पर बैठकर वह जूते का रिबन खोलने लगा। उंगलियां कुछ अधिक ही टिसने लगी थी। कॉफी बनाओ या फिर डायरेक्ट डिनर ही करोगे? नंदिनी के प्रश्न से उसने कमरे में चारों ओर देखा। पवन जा चुका था। जिसमें तुम्हें आसानी हो। पति की नाराजगी साफ थी, लेकिन नंदिनी को कोई चिंता नहीं थी। अपने प्रति उनकी आसक्ति को वह भली भांति जानती है। अधिक देर तक वह रूठे रह नहीं सकते। बर्तनों की खटपट से अमर की नींद खुली। अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी। और नंदिनी इतने सुबह सुबह क्या कर रही हो? अभी आई जी। कुछ देर बाद ही 2 कप चाय लेकर वह सामने खड़ी हो गई। तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना रही थी। कल रात तो कुछ ज़्यादा अच्छा बना नहीं पाई थी ना, इसीलिए। अरे भाई, नाश्ता तो हम 9 बजे तक करते हैं, अभी तो 6 भी नहीं बजा है। आज स्कूल भी तो जाना है। क्यों, आज तुमने छुट्टी नहीं ली? कल छुट्टी ले ली थी ना। आज भी नहीं जाऊंगी तो प्रिंसिपल साहब का पारा चढ़ जाएगा और एग्ज़ाम भी तो पास में है। तुम्हें पता है ना कि मैं बीच बीच में आता हूँ, फिर उसी समय छुट्टी लेनी चाहिए ताकि हम सब पूरा दिन साथ साथ बिताएं। कल छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत थी? अदिति तो ठीक ही है, अमर ने विशुद्ध होकर कहा। कल मैं बहुत थकी हुई थी और फिर आज सैटरडे है, कल संडे है, तो हम सब साथ ही बिताएंगे ना। अमर चुप हो गया। नंदिनी को वह जानता था कि जो वह ठान लेती है वह ठान लेती है। उसने एक बार सामने खड़ी नंदिनी पर भरपूर नजर डाली। 9 साल हो गए हैं शादी को, 2 बेटियां भी हो गई हैं, लेकिन वह अब भी फूलों से भरी चमेली की लता के समान मनमोहिनी है। उसके इस रूप के गुरुत्वाकर्षण से ही खींचकर उसकी इच्छाओं के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है अमर। उसकी रूप लिप्सा तृप्ति नहीं होती। इंजीनियरिंग पास करने के बाद बिजली विभाग में मैनेजर के पोस्ट में उसकी नियुक्ति हुई थी।
उसके घर पर शादी के लिए लड़की वालों का तांता लग गया था। लंबे चौड़े दहेज का लालच दिया गया था, लेकिन उसकी जिद थी कि लड़की लक्ष्मी हो ना हो, लेकिन मेनका जरूर हो। जब भी छुट्टियों में वह घर आता, उसके आगे तस्वीरों के ढेर लग जाते और वह उन सबको नकार देता। उस बार भी ऐसा ही हुआ था। परेशान होकर माँ ने लास्ट तस्वीर उसके हाथ में थमाकर कहा, एक तस्वीर ये भी है, लेकिन लड़की जॉब करती है और तुम जॉब करने वाली लड़की से शादी करना नहीं चाहते। बेमन से अमर ने तस्वीर को देखा और जब देखा तो उसकी नज़र वहीं चिपक कर रह गई। लगा उसकी कल्पना प्रत्यक्ष हो आई है। नंदिनी दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका थी और अमर भी उन दिनों वहीं कार्यरत था। छुट्टियों के बाद दिल्ली जाकर पहला काम जो उसने किया था वह नंदिनी से मुलाकात। स्कूल के बैकग्राउंड में अमलतास के पीले गुच्छों वाले फूलों की पृष्ठभूमि में नंदिनी का सौंदर्य और भी निखर आया था। वह तो ठगा सा रह गया, लेकिन तब भी नंदिनी ने यथार्थ की खुरदुरी बातें ही की थी। वह शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती है, क्योंकि इतनी अच्छी स्थायी नौकरी छोड़ना बेवकूफ़ी है। अमर तो उस समय भावनाओं के ज्वार में बह रहा था। नंदिनी जो भी शर्त रखती वह उसे मान लेता, फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों को दिल्ली में ही रहना था। समस्या आई 6 वर्ष बाद, जब अमर का तबादला इंदौर के लिए हो गया। उसकी बहुत इच्छा थी कि नंदिनी नौकरी छोड़ दे और उसके साथ चले। 5 वर्ष की राशि का उसी वर्ष नंदिनी ने पहली कक्षा में एडमिशन करवा दिया था। अदिति तो अभी 3 वर्ष की ही थी। वैसे अमर नौकरी छोड़ने को न कहता यदि नंदिनी का तबादला हो सकता। वह केंद्रीय विद्यालय में थी और प्रत्येक शहर में तो केंद्रीय विद्यालय होते नहीं हैं, परंतु नंदिनी इसके लिए किसी प्रकार सहमत नहीं थी। उसके तर्क में पर्याप्त बल था। अमर के कई सहकर्मियों ने बच्चों की शिक्षा के लिए अपने परिवार को दिल्ली में रख छोड़ा था। उन लोगों का तबादला छोटे बड़े शहरों में होता रहता है। सब जगह अच्छे स्कूल तो होते नहीं। फिर आज राशि और अदिति छोटी हैं, कल को बड़ी होंगी। उसने अपनी नौकरी के संबंध में कुछ नहीं कहा था, लेकिन अमर नादान तो नहीं था। मन मारकर नंदिनी और बच्चों के रहने की समुचित व्यवस्था करके उसे अकेले आना पड़ा। गर्मी की छुट्टियों में पत्नी और बच्चे उसके पास आ जाते। छोटी छोटी छुट्टियों में कभी दौरा बनाकर, कभी ऐसे ही अमर आ जाता। पिछले 3 वर्षों से गृहस्थी की गाड़ी इसी प्रकार चल रही थी। अकेले रहते और नौकर के हाथ का खाना खाते उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। 2 जगह गृहस्थी बसाने से खर्च भी बहुत बढ़ गया था, लेकिन नंदिनी की एक मुस्कान भरी चितवन, एक रूठी हुई भंगिमा उसकी सारी झुंझलाहट को धराशायी कर देती थी और वह उस रूप कुंज के इर्द गिर्द घूमने वाला एक सामान्य सा उपग्रह बनकर रह जाता। 8 बजे नंदिनी और बच्चियों के स्कूल जाने के बाद अमर ने स्नान किया। तैयार होकर सोचा कि सचिवालय का एक चक्कर लगा आए। दिल्ली तबादले के लिए किए गए प्रयासों में एक प्रयास और जोड़ ले। दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी सामने वाले घर में देने के लिए घंटी बजाई। घर मालकिन रीता गिले हाथों को तौलिए से पोंछती हुई बाहर निकली। अरे भाई साहब, आप कब आए? कल रात ही अमर ने उन्हें चाबी थमाने का उपक्रम किया। रीता ने चाबी लेने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अब तो भाई साहब आप यहाँ तबादला करवा ही लीजिए। अकेली औरत के लिए बच्चियों के साथ घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चे हैं तो हारी बीमारी चलती ही रहती है। यह तो कहिए आपके रिश्तेदार पवन जी हैं, जो आपकी अनुपस्थिति में पूरी देख रेख करते हैं। आजकल इतना दूसरों के लिए कौन करता है? अमर अचकचा गया। वह तो पवन को जानता तक नहीं। नंदिनी ने झूठ का आश्रय क्यों लिया? उसने रीता की ओर देखा। होठों के कोनों और आंखों से व्यंग भरी मुस्कान लुका छिपी कर रही थी। हाँ, तबादले की कोशिश कर तो रहा हूँ। अमर सीढ़ियों से नीचे उतर आया। नए जूते के कारण उंगलियों में पड़े छाले उसे दर्द नहीं दे रहे थे, क्योंकि शरीर में कैक्टस का जंगल उग आया था। सचिवालय के गलियारे में इधर उधर बेमतलब भटक कर वह शाम को घर लौटा। राशि और अदिति की मीठी बातें, नंदिनी की मधुर मुस्कान उस पर पहले जैसा जादू नहीं डाल सकी। 9 वर्षों की मोह निंद्रा टूट चुकी थी। नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ? तबादले की फाइल आगे बढ़ी? कुछ होना हवाला नहीं है, सभी तो यहीं आना चाहते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि अब हम सबको एक साथ ही रहना चाहिए।